Hello everyone, welcome to our channel where we learn science in the simplest way. Today we are starting with a new chapter of class 9th, Force and Law of Motion. तो इस चैप्टर में हम फोर्स के कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे कि फोर्स क्या होता है, फोर्स के क्या इफेक्ट्स होते हैं, बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स के कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे एंड न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं फोर्स क्या होता है। तो देखो, किसी भी चीज को पुश करना या किसी भी चीज को पुल करना, उसको हम क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। आप पुश और पुल टू एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। मतलब किसी भी चीज को धक्का देना या किसी भी चीज को खींचना, उसको हम क्या बोलेंगे? फोर्स बोलेंगे। ठीक है, तो देखो फोर्स की डेफिनेशन क्या है। फोर्स इज एन एक्सटर्नल कॉज। फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल कॉज है, मतलब फोर्स एक ऐसी एक्सटर्नल चीज है जिसको लगाने से किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आता है। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट में चेंज आता है या उसकी शेप में चेंज आता है। जैसे मान लो एक फुटबॉल पड़ा हुआ है, वो अभी रेस्ट की स्टेट पे है। ठीक है, वो अभी रेस्ट की स्टेट पे है और जैसे ही आप उस फुटबॉल पे किक मारोगे, जैसे ही आप उस फुटबॉल पे फोर्स लगाओगे, मतलब उस फुटबॉल पे किक मारोगे, तो वो जो फुटबॉल है वो रेस्ट की स्टेट से किस में आ जाएगा? मोशन में आ जाएगा। ये रोल होने लग जाएगा, फुटबॉल जो है अपनी स्टेट को चेंज करेगा, मतलब ये मोशन की स्टेट में आ जाएगा जैसे ही आप उस पर किक मारोगे। तो इसका मतलब जैसे ही आपने इस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करी तो इसने अपनी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर लिया। मतलब ये पहले रेस्ट में था, अब ये किस में आ गया? मोशन में आ गया। ठीक है, शेप में चेंज आने का मतलब है, जैसे मान लो आप रबर बैंड है, रबर बैंड को आप स्ट्रेच करोगे तो रबर बैंड की क्या होगी? शेप चेंज होगी। मतलब जब आप रबर बैंड पे फोर्स लगाओगे तो उसकी शेप क्या होगी? चेंज होएगी। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज को आप दबाओगे, ठीक है, स्पॉन्ज को आप प्रेस करोगे, उस पर आप फोर्स लगाओगे तो स्पॉन्ज की शेप क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है ना। तो इसीलिए फोर्स से क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन में चेंज आ सकता है, मतलब मोशन की स्टेट में चेंज आ सकता है या उसकी शेप में चेंज आ सकता है। उसके बाद देखो, जो फोर्स होती है ना वो विजिबल नहीं होती, मतलब हम फोर्स को देख नहीं सकते, लेकिन फोर्स के इफेक्ट को हम ऑब्जर्व जरूर कर सकते हैं। जैसे कि मान लो ये पेंसिल पड़ी हुई है, अब ये पेंसिल रेस्ट की पोजीशन पे है, जैसे ही मैंने इसको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करा, मतलब जैसे ही मैंने पेंसिल पे एक एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई करा तो ये मोशन में आ गई। अब यहाँ पे हमें फोर्स दिख नहीं रही है, लेकिन इसके इफेक्ट हमें शो हुए कि मतलब जैसे ही हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाई तो ये जो पेंसिल है वो किस में आ गई? मोशन में आ गई। तो इसका मतलब हमें इसके इफेक्ट क्या हुए? शो हुए। ठीक है, इसको हम एफ से डिनोट करते हैं और इसकी ऐसा यूनिट होती है न्यूटन। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्सेस न्यूटन। अब फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है जिसके पास एक मैग्नीट्यूड हो और जिसके पास डायरेक्शन हो, जैसे कि हमने मोशन चैप्टर में भी पढ़ा था। ठीक है, मैग्नीट्यूड का मतलब होना कोई भी वैल्यू हो एंड डायरेक्शन का मतलब जैसे वो किस डायरेक्शन में लग रही है। ठीक है, तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो, जो फोर्स की डायरेक्शन होती है उसी साइड क्या लगती है? एक्सेलरेशन लगती है। जैसे देखो, आपने फुटबॉल को किक करा, जैसे ही आपने फुटबॉल को किक करा, मतलब जैसे आपने फुटबॉल पे फोर्स लगाई तो फुटबॉल इस साइड जाएगा। ठीक है, मतलब हमने फोर्स फुटबॉल पे फोर्स इस साइड लगाई तो फुटबॉल जो है वो एक्सेलरेट भी इस साइड ही करेगा, मतलब वो अपनी पोजीशन को चेंज भी तो इसी साइड करेगा। तो जिस साइड फोर्स लगती है उसी साइड एक्सेलरेशन लगती है। या तो आप ये भी बोल सकते हो, जिस साइड किसी भी ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन होती है उसी साइड क्या लगती है? फोर्स लगती है। जैसे कि मान लो एक बॉक्स है, ठीक है, आप उस बॉक्स को क्या कर रहे हो? धक्का लगा रहे हो। आप उस बॉक्स को धक्का लगा रहे हो इस साइड, मतलब आप इस बॉक्स को इस साइड से क्या लगा रहे हो? फोर्स लगा रहे हो। तो ये जो बॉक्स है वो जाएगा भी तो इस तरफ, मतलब ये जो बॉक्स है वो एक्सेलरेट भी तो इस साइड ही करेगा, है ना। जैसे कि एक साइकिल है, साइकिल को धक्का लगाओगे, साइकिल को जब आप धक्का लगाओगे वो इस साइड लगा रहे हो तो साइकिल जाएगी भी तो इस साइड, है ना। तो जिस साइड फोर्स लगेगी उसी साइड क्या होगी? किसी भी ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन होगी। ठीक है, सिंपली हम फोर्स को क्या बोलते हैं? इट इज पुश और पुल टू एन ऑब्जेक्ट। मतलब किसी भी चीज को पुश करना या किसी भी चीज को पुल करना, उसको हम क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू में एक्सेलरेशन। फोर्स इक्वल्स टू m इंटू ए। m इज इक्वल्स टू मास, m का मतलब होता है मास और a का मतलब होता है एक्सेलरेशन। इसके बेस पे भी काफी सारे न्यूमेरिकल्स आपको एग्जाम में आते हैं, जैसे कि आपको मास गिवन होगा, एक्सेलरेशन गिवन होगा, तो आपको उसकी क्या निकालनी होती है? फोर्स निकालनी होती है। ठीक है, अब देखो उसके बाद फोर्स के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। तो सबसे पहला इफेक्ट होता है फोर्स का कि चेंज द स्टेट ऑफ मोशन।
फोर्स क्या कर सकता है, फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है। मान लो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो किस पे है, रेस्ट पे है, और जैसे ही हमने उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करी, जैसे ही हमने उस पर कोई फोर्स लगाई, तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट से किस में आ जाएगा, रेस्ट से वो आ जाएगा मोशन में। जैसे कि ये पेंसिल है, पेंसिल अभी पड़ी हुई है, रेस्ट पे है, जैसे मैंने इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो ये किस में आ गई, मोशन में आ गई। ठीक है, ये इसका वाइस वर्सा भी कर सकते हो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो अगर उस पर हम फोर्स लगाएंगे, उस पर हम फोर्स लगाएंगे तो वो किस में आ सकता है, वो रेस्ट में भी आ सकता है। जैसे एक साइकिल है, साइकिल रेस्ट पोजीशन पे है, जैसे ही आप साइकिल को धक्का लगाओगे साइकिल किस में आ जाएगी, मोशन में आ जाएगी। ठीक है, और जैसे ही आप साइकिल को रोकोगे, मतलब जैसे आप साइकिल पे फोर्स लगाओगे, उसको रोकोगे, तो साइकिल जो है वो रेस्ट की पोजीशन पे भी आ जाएगी। मतलब फोर्स क्या करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को, मतलब स्टेट ऑफ मोशन को क्या करती है, चेंज करती है। उसके बाद फोर्स का दूसरा इफेक्ट है कि चेंज द स्पीड। फोर्स की वजह से स्पीड भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। मतलब जैसे देखो कि आप साइकिल चला रहे हो, आप 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहे हो, या 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आप साइकिल को चला रहे हो। ठीक है, आप चला रहे हो साइकिल को 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चला रहे हो। जैसे ही आपको पीछे से किसी ने धक्का लगाया, मतलब और ज़्यादा फोर्स लगा दी आपको साइकिल पे किसी ने, तो आपकी जो स्पीड है वो कितनी हो गई, स्पीड आपकी कितनी हो गई, आपकी हो गई मान लो 5 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, स्पीड में चेंज आया, फोर्स की वजह से जो साइकिल की स्पीड थी वो इंक्रीज हो गई। अब ऐसे ही फोर्स की वजह से साइकिल की स्पीड डिक्रीज भी हो सकती है। ठीक है, मतलब वाइस वर्सा इसी का। उसके बाद फोर्स की वजह से डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। जैसे मान लो मैं वॉलीबॉल खेल रही हूँ, ठीक है, मैं वॉलीबॉल खेल रही हूँ और जो बॉल है वो मेरे पास आती है, जैसे ही बॉल जो है वो मेरे पास आएगी, मतलब टुवर्ड्स मी, मतलब वो मेरे पास आई है बॉल। ठीक है, जैसे ही बॉल जो है वो मेरे पास आएगी, मैंने क्या करा, बॉल पे फोर्स लगाई, मैंने फोर्स लगाई बॉल पे, और जो बॉल है वो मेरे से दूर चली गई। ठीक है, जैसे बॉल मेरे पास आई और मैंने बॉल को फिर फोर्स लगाई, तो बॉल जो है वो दूसरी साइड चलेगी। इसका मतलब उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, मतलब जब मैंने फोर्स लगाई बॉल पे तो उसने अपनी क्या कर ली, डायरेक्शन चेंज कर ली। ठीक है, उसके बाद किस फोर्स की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप में भी चेंज आ सकता है और किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज में भी चेंज आ सकता है। जैसे मान लो ब्यूटी ब्लेंडर है, ठीक है, आप उसको क्या करते हो, प्रेस करते हो, उसकी शेप में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। कोई स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज को आप प्रेस करते हो, उसकी शेप में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है, लेकिन वो दोबारा से अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं, है ना। तो फोर्स की वजह से किसी ऑब्जेक्ट की शेप में भी चेंज आ सकता है। जैसे आटे का एग्जांपल है, जैसे आप आटे को क्या करते हो, पूरा गूंद देते हो, ठीक है, तो आटे की क्या हो जाता है, शेप में चेंज आ जाता है। ठीक है, आटे का आप डो बनाते हो, डो बना के जब आप उसको बेलन से बेलते हो तो उसकी फिर शेप में चेंज आ जाता है, मतलब वो पहले इस शेप का होता है, फिर वो मतलब दूसरी शेप का आ जाता है। ठीक है, उसके बाद फोर्स की वजह से देखो इन तीनों में क्या हो रहा है, मतलब चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, मतलब मोशन की स्टेट में चेंज आ रहा है, जब स्पीड में चेंज आ रहा है, डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फोर्स लगाने की वजह से कोई ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सेलरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम फोर्स को लगाएंगे तब वहां क्या हो रही है, एक्सेलरेशन हो रही है। क्या हो रही है, एक्सेलरेशन हो रही है, मतलब फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन हो रही है। एक्सेप्ट दिस, मतलब इसके अलावा, शेप एंड साइज के अलावा इन तीनों केस में फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन भी हो रही है। ठीक है, और 2 पॉइंट और हैं जो कि है, इफ फोर्स इज नॉट अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इट विल रिमेन इन रेस्ट। अगर फोर्स हम किसी ऑब्जेक्ट पे नहीं लगा रहे तो वो रेस्ट पे ही रहेगा। जैसे वो जो फुटबॉल है, वो फुटबॉल अभी पड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो फुटबॉल रेस्ट पे ही रहेगा जब तक उस पर आप किक नहीं मारोगे। ठीक है, तो मतलब जब तक आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे वो रेस्ट पे ही रहेगा। इफ फोर्स इज नॉट अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इट विल रिमेन इन मोशन। अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप रोकोगे नहीं, वो मोशन में ही रहेगा। इसको हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ में भी स्टडी करेंगे, इनर्शिया में। ठीक है, तो अब देखते हैं बैलेंस फोर्स क्या होता है एंड अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। जैसे मान लो यहाँ पे एक बॉक्स पड़ा हुआ है, ठीक है, इस बॉक्स पे आप इस साइड से फोर्स लगा रहे हो 10 न्यूटन की। ठीक है, एक बॉक्स पड़ा हुआ है और बॉक्स पे आप इस साइड से फोर्स लगा रहे हो, कितने की, 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हो। ठीक है, और एक दूसरा जना है जो कि इस साइड से फोर्स लगा रहा है 5 न्यूटन की।
ठीक है, मतलब आप दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो। इस साइड से आप लगा रहे हो 10 न्यूटन की फोर्स, मतलब आप बॉक्स को इस साइड से धक्का दे रहे हो 10 न्यूटन की फोर्स से, और जो दूसरा जना है वो दूसरी साइड से बॉक्स को धक्का दे रहा है 5 न्यूटन की फोर्स से। अब ज्यादा फोर्स कौन लगा रहा है, 10 न्यूटन वाला। ज्यादा फोर्स कौन लगा रहा है, ये 10 न्यूटन वाला। तो बॉक्स जो है वो किस साइड जाएगा, बॉक्स जाएगा इस साइड, ठीक है, मतलब जिस साइड ज्यादा फोर्स लग रही है, मतलब इस साइड ज्यादा फोर्स लग रही है, तो बॉक्स भी कहाँ जाएगा, इस साइड जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो 5 न्यूटन की फोर्स जो है ज्यादा लगा रहा है, मतलब ये वाला जो जन है, मतलब आप जो हो 5 न्यूटन की फोर्स ज्यादा लगा रहे हो इससे, ठीक है। तो जो बॉक्स है वो हिलेगा और वो इस पोजीशन में जाएगा, मतलब इस डायरेक्शन में चला जाएगा, मतलब अपनी जगह से हिलेगा। जिस साइड पे फोर्स ज्यादा लग रही है उसी साइड पे वो एक्सेलरेट करेगा, ठीक है। उसके बाद देखो, अगर मान लो एक बॉक्स है, वही बॉक्स है, उस पर आप फोर्स लगा रहे हो इस साइड से 10 न्यूटन की, और जो दूसरा जना है अब वो भी फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन की, ठीक है। मतलब अब दोनों साइड से जो फोर्स है वो सेम लग रही है, इस साइड से भी फोर्स सेम लग रही है, इस साइड में भी फोर्स सेम लग रही है 10-10 न्यूटन की। तो क्या है, ये जो बॉक्स है वो हिलेगा अपनी जगह से, वो बॉक्स हिलेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ से भी 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है और यहाँ से भी 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है। तो दोनों जो फोर्स है वो क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और वो जो फोर्स है, मतलब वो जो बॉक्स है वो वहां से हिलेगा ही नहीं, क्योंकि जितनी फोर्स आप इस साइड से लगा रहे हो उतनी फोर्स वो भी इस साइड से लगा रहा है, मतलब जो दूसरा जना है वो भी इस साइड से उतनी ही फोर्स लगा रहा है। तो दोनों फोर्स क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स आएगी वो कितनी आएगी, नेट फोर्स जो है वो 0 हो जाएगी, मतलब बॉक्स हिलेगा ही नहीं, उस पे बॉक्स पे कोई फोर्स लगेगी ही नहीं, ठीक है। तो नेट फोर्स 0 आ जाएगी, और यहाँ पे नेट फोर्स कितनी आएगी, 10 न्यूटन यहाँ से लग रहा है, 5 न्यूटन यहाँ से लग रहा है, तो 10 - 5 कितनी एक्स्ट्रा फोर्स लग रही है, तो यहाँ पे 5 न्यूटन की एक्स्ट्रा फोर्स लग रही है, ठीक है। तो बैलेंस फोर्स का मतलब होता है जब दोनों साइड से इक्वल फोर्स लगती है, जैसे यहाँ पे लग रही है, यहाँ से भी 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है, तो यहाँ से भी 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है। जैसे टग ऑफ वॉर में भी होता है, टग ऑफ वॉर में क्या होता है, जो मान लो इस साइड वाली जो टीम है, ये टीम ए है एंड ये टीम बी है। मान लो टीम ए जो है वो कितने न्यूटन की फोर्स लगा रही है, टीम ए लगा रही है 20 न्यूटन की फोर्स, ठीक है। टीम ए लगा रही है 20 न्यूटन की फोर्स एंड टीम बी लगा रही है 50 न्यूटन की फोर्स। तो ज्यादा फोर्स कौन लगा रहा है, ए वाली लगा रही है, ठीक है। ज्यादा फोर्स कौन लगा रहा है, ए वाली लगा रही है, तो उस साइड वो जाएंगे, ठीक है। और अगर मान लो यहाँ पे 20 न्यूटन की फोर्स लगती, मतलब दोनों, अगर टग ऑफ वॉर में दोनों टीम्स जो हैं वो क्या करते, सेम फोर्स को लगाते, ये टीम ए भी 20 न्यूटन की फोर्स लगा रही है एंड टीम बी भी 20 न्यूटन की फोर्स लगा रही है, तो कौन जीता, कोई भी नहीं जीता, क्योंकि वो क्या होते, फोर्स आपस में क्या हो जाती, कैंसिल आउट हो जाती, क्योंकि 20 - 20 कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स आएगी वो कितनी आएगी, 0 आएगी, ठीक है। और पिछले केस में क्या था, यहाँ पे जब 15 न्यूटन की फोर्स लग रही थी तो टीम ए 5 न्यूटन की फोर्स एक्स्ट्रा लगा रही थी, ठीक है। तो बैलेंस फोर्स का मतलब होता है दोनों इक्वल साइज की फोर्सेस जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस फोर्स। एंड अनबैलेंस फोर्स का मतलब होता है दो अनइक्वल साइज ऑफ फोर्सेस किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगती हैं तो उसको हम अनबैलेंस फोर्स बोलते हैं, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड हमेशा इक्वल होता है, इसका मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं होता, इसकी जो नेट फोर्स होती है हमेशा 0 होती है और इसकी नॉन जीरो होती है। और ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं करता। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने का मतलब जब दोनों साइड से फोर्स सेम लग रही है तो वो जो बॉक्स था वो किस में रहेगा, स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहेगा, वो रेस्ट की स्टेट में रहेगा, ना तो वो इधर जाएगा ना तो वो उधर जाएगा, क्योंकि दोनों साइड से जो फोर्स लग रही थी वो क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई, ठीक है। तो वहां पे कोई भी एक्सेलरेशन होगा ही नहीं, वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। उसके बाद देखो इस पे भी आपको क्वेश्चन ऐसे कुछ आते हैं एग्जाम में, जैसे इस बॉक्स पे आपको नेट फोर्स कैलकुलेट करनी है। इस साइड से 20 न्यूटन की फोर्स लग रही है और इस साइड से 6 न्यूटन की फोर्स लग रही है, तो एक्स्ट्रा फोर्स कितनी लग रही है इस बॉक्स पे, तो 20 में से 6 को माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या होता है मोशन का, तो न्यूटन ने अपना फर्स्ट लॉ दिया। फर्स्ट लॉ में न्यूटन ने बोला कि अगर एक बॉडी, अगर एक ऑब्जेक्ट जो है अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, और अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा अनटिल, जब तक हम उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। अब इसका ये जो फर्स्ट लॉ है ना, ये किसके बेस पे है, ये इनर्शिया के बेस पे है, जो कि हम अब आगे अभी स्टडी
करेंगे। लेकिन न्यूटन ने क्या बोला कि अगर एक बॉडी जो है वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, अगर वो मोशन पे है तो वो मोशन में ही रहेगी, जब तक हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे ये पेंसिल है, ये पेंसिल अभी रेस्ट की पोजीशन पे है तो ये तब तक रेस्ट पे ही रहेगी जब तक हम इस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई ना करें। ठीक है, अब फर्स्ट लॉ को आप सिंपली एक्सप्लेन भी ऐसे कर सकते हो कि अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। मतलब एक बॉडी जो है वो रेस्ट पे रहेगी जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई नहीं करते। ठीक है, और एक बॉडी जो है वो मोशन में रहती है जब तक हम उस पर क्या नहीं करते, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। अब इसके एग्जांपल देखो, जैसे कि क्या होता है, आप बस में ट्रेवल करते हो। ठीक है, आप जब बस में ट्रेवल करते हो और बस में आप खड़े होते हो, ठीक है, बस में आप क्या होते हो, खड़े होते हो, और जैसे ही आप बस में खड़े होते हो तो जो आप बस जो है वो चलती है तो आपके पैर भी बस के कांटेक्ट में होते हैं, है ना। बस चलती है तो बस में आपके जो पैर हैं वो बस के कांटेक्ट में होते हैं, बस के कांटेक्ट में होते हैं, और जैसे सडनली बस चलती है तो आपके पैर जो होते हैं वो आगे की तरफ मतलब बस के साथ जाते हैं, और जो आपकी बॉडी है वो पीछे की तरफ हो जाती है। एकदम आपको झटका सा लगता है जैसे बस चलती है। ठीक है, मतलब आपकी जो पूरी बॉडी है वो पीछे की तरफ चली जाती है और आपके जो पैर हैं वो कहाँ जाते हैं, आगे की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, न्यूटन का फर्स्ट लॉ बोलते हैं। ठीक है, कि मतलब अगर वो जो बॉडी है वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी जब तक उस पर क्या नहीं लग रहा, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। ठीक है, जैसे कि फुटबॉल हो गया, ठीक है, आइस हॉकी हो गई। अब आइस हॉकी में क्या होता है, जो फ्रिक्शन होती है वो काफी ज्यादा कम होती है। तो जैसे आप उस कॉइन को आइस हॉकी में क्या करते हो, उस बॉल को मारते हो, उस कॉइन को मारते हो, ठीक है, तो वो जो कॉइन है कैसे चलता रहता है, चलता रहता है। ठीक है, मतलब एकदम स्किट हो जाता है वो, और तब तक नहीं रुकता जब तक उस पर और एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती। ठीक है, इनर्शिया क्या है, इनर्शिया बेसिकली न्यूटन का फर्स्ट लॉ ही है। ठीक है, इनर्शिया जो है वो बेसिकली न्यूटन का फर्स्ट लॉ ही है, उसी के बेस पे है, इनर्शिया के बेस पे ही है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। तो इनर्शिया होता क्या है, देखो, ये बॉडी की वो प्रॉपर्टी होती है या ये किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी होती है जो क्या करता है, उसके ऊपर होने वाले चेंज को अपोज करता है। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। मतलब इनर्शिया का मतलब होता है ये बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जो क्या करता है, अपने ऊपर होने वाले चेंज को अपोज करता है। ठीक है, अपने ऊपर होने वाले चेंज को अपोज करता है। जैसे कि हमने अभी ऊपर एग्जाम्पल देखा था बस वाला, बस में क्या था, बस जैसी सडनली चलती है, बस जो है जैसे सडनली चलती है तो बस में क्या होता है, आपके जो पैर हैं वो कांटेक्ट में होते हैं, है ना, बस के साथ आपके जो पैर होते हैं वो कांटेक्ट में होते हैं। तो जैसी बस चलती है वैसे ही आपके पैर भी आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, लेकिन आपकी बॉडी एकदम से पीछे की तरफ जाती है, वहां पे जो आपकी बॉडी है ना वो पीछे की तरफ नहीं जा रही है, जो आपके पैर हैं वो आगे की तरफ जा रहे हैं, आपकी जो बॉडी है वो रेस्ट पे ही रहना चाह रही है। ठीक है, वहां पे क्या हो रहा है, इनर्शिया। ठीक है, वहां पे क्या लग रहा है, इनर्शिया लग रहा है, क्योंकि जो आपके पैर हैं वो आगे की तरफ जा रहे हैं, आपकी बॉडी रिमेन रेस्ट पे ही है। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। अब जैसे मान लो साइकिल है, साइकिल को आप धक्का लगाओगे तो साइकिल जल्दी से मोशन में आ जाएगी। ठीक है, साइकिल अपने चेंज को मतलब साइकिल अपने ऊपर होने वाले चेंज को ज़्यादा अपोज नहीं कर सकती, क्योंकि साइकिल का मास, साइकिल का वेट क्या है, कम है। तो जैसे ही आप साइकिल को धक्का लगाओगे तो साइकिल जो है सडनली किस में आ जाएगी, मोशन में आ जाएगी। अभी साइकिल रेस्ट पे है और साइकिल को जैसे ही आप धक्का लगाओगे तो वो मोशन में आ जाएगी, क्योंकि साइकिल का जो वेट है वो बहुत ज़्यादा हल्का है। ठीक है, और यही अगर आप कार को धक्का लगाते हो साइकिल की जगह, यहीं पे अगर आप कार को धक्का लगाते हो तो जब आप कार को धक्का लगाओगे कि कार वहां से हिलेगी, कार वहां से हिलेगी नहीं, क्योंकि कार का मास बहुत ज्यादा है। तो जितना ज्यादा बॉडी का मास होता है ना उतना ही ज्यादा इनर्शिया होता है, मतलब उतना ही ज्यादा वो क्या करता है, अपोज करता है अपने ऊपर होने वाले चेंज को। जैसे कार है, कार पे आप धक्का लगा रहे हो, कार पे आप फोर्स लगा रहे हो। ठीक है, तो इनर्शिया क्या करेगा, उसको अपोज करेगा। इनर्शिया का काम ही क्या है, इनर्शिया का काम है अपोज करना, मतलब वो जिस पोजीशन पे है वो उसी पोजीशन पे रहना चाहेगा। ठीक है, तो कार जो है रेस्ट पे है तो कार पे इनर्शिया लग रहा है, मतलब कार जो है वो रेस्ट पे ही रहना चाह रही है। जैसे आप उस पर फोर्स लगाओगे तो वो कार हिलेगी नहीं, क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा है।
ठीक है, उसका मास बहुत ज़्यादा है, तो कार जो होगी वो रिमेन रेस्ट में ही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ और देखने को मिलती है कि जितना ज़्यादा मास होता है किसी भी बॉडी का, उतना ही ज़्यादा वहाँ पे इनर्शिया होता है। जैसे साइकिल के केस में, साइकिल बहुत ज़्यादा हल्की थी तो साइकिल जल्दी साइकिल को जैसे ही हमने धक्का मारा तो साइकिल जल्दी से मोशन में आ गई। लेकिन वहीं पे अगर हमने कार को धक्का लगाया, वहीं पे जैसे हमने कार को धक्का लगाया तो कार तो नहीं हिली, क्योंकि कार का मास ज़्यादा है, वहाँ इनर्शिया ज़्यादा लग रहा है, एंड साइकिल पे जो इनर्शिया था वो कम लग रहा था। ठीक है, उसके बाद देखो इनर्शिया के होते हैं दो लॉ, एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एक होता है इनर्शिया ऑफ मोशन। सबसे पहले देखते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट जो है, इसका मतलब क्या है कि अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहेगी जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। जैसे मान लो आप कैरम बोर्ड खेलते हो, ठीक है, आप कैरम बोर्ड खेलते हो और कैरम बोर्ड पे आप सारे के सारे कॉइन्स को कैसे टिकाते हो, ऐसे मतलब उस पर टिका देते हो, ऐसे सारे के सारे कॉइन्स को ऐसे टिका देते हो कैरम बोर्ड पे। ठीक है, और जैसे ही आप स्ट्राइकर से इन कॉइन्स को हिट करते हो, जैसे ही आप स्ट्राइकर से इन कॉइन्स को मारते हो तो सबसे नीचे वाला जो कॉइन है वो उस पर क्या लगती है, सबसे ज़्यादा फोर्स लगती है और वो कॉइन निकल के बाहर आ जाता है, और बाकी के जो कॉइन होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। बाकी के जो कॉइन्स होते हैं वो कहाँ गिर जाते हैं, नीचे। जैसे ही आप स्ट्राइकर से इन कॉइन्स को हिट करते हो तो सबसे नीचे वाला जो कॉइन होता है वो निकल के यहाँ पे आ जाता है, और बाकी के जो कॉइन्स होते हैं वो एकदम से नीचे गिर जाते हैं। अब ये कॉइन्स क्यों नहीं मोशन में आए, यही वाला कॉइन मोशन में क्यों आया, ये कॉइन्स पे लग रहा है इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब है ये रेस्ट पे हैं तो ये रेस्ट पे ही रहना चाहते हैं जब तक इन पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगी। इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगी तो ये जल्दी से साइड होके यहाँ पे मोशन में आ गया, और ये सारे क्या हो गए, नीचे गिर गए। ठीक है, नीचे गिर गए। अब नीचे तो ग्रेविटी की वजह से गिरते हैं, ठीक है, नीचे गिर गए लेकिन ये मोशन में नहीं आए। ठीक है, तो ओनली द बॉटम कॉइन इज रिमूव्ड व्हेन फास्ट मूविंग स्ट्राइकर हिट्स द पाइल। जैसे पाइल को उसने हिट करा तो सारे के सारे जो बॉटम कॉइन था वही मोशन में आया, बाकी कॉइन बस नीचे आ गए। ठीक है, तो ये किसकी वजह से, इनर्शिया की वजह से, ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। ठीक है, उसके बाद जैसे एग्जांपल है अ पैसेंजर स्टैंडिंग इन अ बस, जैसे अभी बस वाला एग्जांपल दिया था कि बंदा जो है वो बस में खड़ा होता है, जैसी बस चलती है उसकी बॉडी पूरी पीछे चली जाती है, पैर पूरे आगे चले जाते हैं, तो वो भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट का ही एग्जांपल था। ठीक है,